वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। दिस इज अंजू, योर हिस्ट्री टीचर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बताया था कि किस तरह से 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको मिडिल क्लास के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास ने फर्स्ट 2 स्टेट्स को जो प्रिविलेजेस मिले थे उन्हें एंड करने की परिकल्पना की थी। तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड स्टेट्स के वर्कर थे, पीजेंट्स थे, ऐसा नहीं है कि वो 14 जुलाई 1789 के दिन पहली बार रेवोल्यूशन में आए थे। इससे पहले भी उन्होंने कई सारे रिवॉल्ट्स किए थे, प्रदर्शन किए थे हाई प्राइसेस के खिलाफ, लेकिन वो लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो सोसाइटी में या इतना बड़ा इकोनॉमिकली चेंज ला पाते, क्योंकि जो सरकार थी वो उन्हें बड़ी आसानी से रोक दिया करती थी आर्मी को भेज करके। लेकिन जो मिडिल क्लास आया 18th सेंचुरी के दौरान, वो काफ़ी पावरफुल थे, एजुकेटेड थे और कैपेबल थे सोसाइटी में इतना बड़ा चेंज लाने के लिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अचानक से ये मिडिल क्लास कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये लोग थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे, लेकिन ये ऐसे लोग थे जो इन्होंने ओवरसीज ट्रेड किया था, सिल्क टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल का ओवरसीज ट्रेड करके उन्हें रिचर्स को बेच करके बहुत सारे पैसे कमाए हुए थे और ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे। इनमें कुछ मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स और कुछ प्रोफेशनल थे जो कि लॉयर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। ये बहुत एजुकेटेड लोग भी थे जो कि बिलीव करते थे कि जो पर्सन का सोशल स्टेटस है वो उसके बर्थ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बेसिस पे होना चाहिए कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना टैलेंटेड है और वो कितना कैपेबल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जो सारे आइडियाज़ जो कि इक्वालिटी की बात करते थे, फ्रीडम की बात करते थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते थे, ये सारे इन लोगों के बीच फैलाए किसने? तो इनमें जो है कुछ फिलोसफर्स जिनका नाम था जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो, इनका काफ़ी योगदान रहा लोगों के अंदर ये सारे आइडियाज़ फैलाने के लिए, उनके अंदर वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए, वो भावना उत्पन्न करने के लिए इन 2 फिलोसफर्स ने काफ़ी योगदान दिया था। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जिनमें इन आइडियाज़ के बारे में बताया गया और फिर इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाया गया। इनमें से जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने बताया कि जो डॉक्ट्राइन है डिवाइन का या एब्सोल्यूट राइट है जो मोनार्क का, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। राजा ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा और हमेशा राजा की ही बात माननी होगी। जो इस तरीके का जो शासन था वो उसे हटाना चाहिए। ये सब जो है इन्होंने अपने बुक में डिस्क्राइब किया। इसके अलावा जो रूसो थे उन्होंने एक आइडिया को बढ़ाया कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होनी चाहिए, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हो। इसके अलावा एक और फिलोसफर्स थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये प्रपोजल रखा कि जो गवर्नमेंट है उसकी डिवीज़न होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में बांट देना चाहिए, और जो सेपरेशन ऑफ पावर आज हम इंडिया में देखते हैं वो उसका आइडिया यहीं से लिया गया है। और आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होती है। एग्जीक्यूटिव is to enforce the law, legislative is to enact the laws and judiciary is to administrate the justice। एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट होते हैं, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है यानी लोकसभा, राज्यसभा, और जुडिशरी के अंतर्गत सारे कोर्ट्स आते हैं। और ये जो सारे आइडियाज़ थे फिलोसफर्स के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था और स्प्रेड किया गया था लोगों के बीच थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। और जब अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया तो ये सब आइडियाज़ उन्होंने भी अपनाए, जो कि लिबर्टी की बात करते थे, फ्रीडम की बात करते थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते थे। और ये सब जो है फ्रांस के लिए एक एग्जाम्पल की तरह हो गया कि अगर वहाँ पर ऐसे हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो लोग थे फ्रांस के, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और जब ये सब चल रहा था तो इस बीच एक न्यूज़ आई कि लुई 16 जो हैं उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने का सारा प्लान कर चुके हैं। तो इस वजह से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। अब ये जो लुई 16 थे वो
टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन फ्रांस में पुराने शासन के दौरान एक रूल था कि जो मोनार्क है उसे ये पावर नहीं दी जाती थी कि वो अकेले ही अपने बेसिस पे डिसीजन ले ले कि हाँ मुझे टैक्सेस बढ़ाने हैं। इसके लिए मोनार्क को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी, जिसमें जो है तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते थे और फिर सब मिलकर डिसीजन लेते थे कि टैक्सेस को कैसे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। और फिर 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई थी। जो मीटिंग थी वो वर्साइल के रेस्प्लेंडेंट हॉल में चल रही थी और इसमें जो है तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, सेकेंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे और जो थर्ड स्टेट थी उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। लेकिन ये जो थर्ड स्टेट थी इसमें सिर्फ मिडिल क्लास से आए थे। इस मीटिंग में पीजेंट्स वर्कर्स जो थे उन्हें आना अलो नहीं था, इसीलिए जो है इन मिडिल क्लास से ही सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। और जब ये रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के लिए आ रहे थे उससे पहले इनके पास 40,000 लेटर्स आए थे, जिसमें जो थर्ड स्टेट के पोर पीपल थे उन्होंने अपनी डिमांड्स बताई हुई थी और अपनी प्रॉब्लम्स बताई हुई थी और इसीलिए थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव उन प्रॉब्लम्स को इस मीटिंग में रखना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो उन्हें ये मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा था और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था और वो एक कारण था कि वो वोटिंग के रूल को चेंज करना चाहते थे। लुई 16 थे जो वो उन्होंने उनकी बात को नहीं माना था और गुस्से में आके थर्ड स्टेट वहाँ से चली गई थी। स्टेट जनरल के दौरान हर एक स्टेट के पास एक एक वोट होता था, लेकिन जो थर्ड स्टेट थी वो चाहती थी कि इंडिविजुअली हर एक मेंबर को एक एक वोट दिया जाए। लेकिन जो लुई 16 थे उन्होंने उनकी इस बात से इनकार कर दिया और जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मीटिंग से चले जाएंगे और बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लगे थे। फिर 20 जून को ये लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी असेंबली को नेशनल असेंबली नाम देंगे और इस असेंबली को मीराब्यू एंड एबी सेज लीड कर रहे थे। मीराब्यू जो थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और जो एबी सेज थे वो एक प्रीस्ट थे। लेकिन ये दोनों भी जो हैं फर्स्ट स्टेट के मेंबर होने के बावजूद ये फ्यूडल सिस्टम को हटाना चाहते थे, इसीलिए ये जो है थर्ड स्टेट के साथ मिलकर ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नेशनल असेंबली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी ताकि जो मोनार्क है यानी राजा है उसकी पावर्स पे लिमिट लगाई जाए। और जब नेशनल असेंबली वर्साइल में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कर रही थी उस दौरान फ्रांस के बाकी शहरों में बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई थी और उसकी कारण ये था कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण जो उनकी हार्वेस्ट थी वो तबाह हो चुकी थी, जिस वजह से मार्केट में ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। और जो थर्ड स्टेट के वुमेन्स थी उन्होंने गुस्से में आकर बहुत सारी शॉप्स पे हमला कर दिया, तोड़फोड़ की और जो अनाज था वो भी लूट कर लिया। और देन 14 जुलाई को, जो कि हमने स्टार्टिंग में इवेंट डिस्कस किया था, वो सारा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। पेरिस के अलावा जो गांव के इलाके थे वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जो गांव के लॉर्ड्स ऑफ मैनोर थे यानी जो ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, उनके खिलाफ एक र्यूमर फैला कि उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में लुटेरों को बुलाया है ताकि किसानों की फसलों को बर्बाद किया जाए। तो इस वजह से जो किसान लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने गाँव की जो रॉयल फैमिलीज थी उन पर अटैक कर दिया था। और जो नोबल्स मैन के या रॉयल फैमिलीज के जो मैंशन होते थे उन्हें चिटॉक्स कहा जाता था, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और जो फसलें थी उनको भी लूट लिया और उनके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको नष्ट कर दिया। और इस वजह से जो नोबल्स थे वो अपने घर छोड़ के वहाँ से चले गए और नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके सेटल हो गए थे। और फिर लुई 16 ने फाइनली देखा कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो फिर उन्होंने भी नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ किया और ये एक्सेप्ट किया कि जो पावर्स होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगी। देन फिर 4 अगस्त 1789 में नेशनल असेंबली ने ये आदेश दिया था कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया जाए और अब से जो है वो सबको टैक्स पे करना होगा, वो चाहे क्लर्जी हो या
नोबिलिटी से बिलोंग करता हो सबको टैक्स पे करना होगा, और जो टिथीस लिया जाता था वो भी बंद कर दिया जाए, और जो चर्च के पास एक्स्ट्रा ज़मीन थी वो भी वापस ले ली जाए। और जब ये सब चल रहा था तो इस बीच गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लगभग 2 बिलियन लिवरेज का फ़ायदा हुआ। और इस तरीके से जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी वो पोर पीपल के फेवर में काम किया करती थी। इस असेंबली का मेन एम ये था कि टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, यानी राजा की पावर्स पे लिमिट किस तरीके से लगाई जाए। So students, that's all for today. Further I will proceed in my next lecture. Thank you.